बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैं हूं अली रज़ा अलवी। नाज़रीन, एक गर्द ही गर्द है और धूल ही धूल है, धुआं ही धुआं है और चीज़ें क्लियर नहीं हो रही। बहुत सारी चीज़ें कुछ किसी हद तक गुज़िश्ता रात से बेहतर होना शुरू हो गई हैं, लेकिन अभी तक गर्द छटी नहीं है। और इस सारी धूल के अंदर से कुछ ना कुछ चीज़ें तराशने के लिए और कुछ चीज़ें ढूंढने के लिए और इस राख में हाथ डालने के लिए और बाज़ औक़ात अपनी उंगलियाँ जलाने के लिए और बाज़ औक़ात जलती हुई उंगलियों को थोड़ा सा सुकून देने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है। सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं, आप उनको मुख्तलिफ़ टी वी चैनल्स पे देखते हैं, ख़ास तौर पर PTV होम में इंग्लिश के प्रोग्राम्स में भी देखते हैं और बहुत सारी जगहों पे देखते हैं। जनाब नवीद अमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकाला। नवीद अमान साहब, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, एक राख है, एक धुआं है, एक अंधेरा है, एक फोग की कैफियत है। लोग कुछ चाहते हैं कि कुछ चीज़ें आगे बढ़ें और मुख्तलिफ अपने अपने दावे कर रहे हैं। लोगों के प्रेस टॉक के हवाले से वो जो दावे करते हैं उनसे हमें कुछ लेना देना नहीं है। असल में खिचड़ी बात अंदर इंडोर पक रही होती है और बंद कमरों में मुलाकातें भी हो रही होती हैं, बातचीत भी हो रही होती है और कुछ ना कुछ मामला चल रहा होता है। तो वो क्या इन्फॉर्मेशन है, असल में खिचड़ी क्या पक रही है? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली रज़ा, ये जो राख है इसके अंदर चिंगारी भी होती है और चिंगारी से फिर रोशनी भी फूटती है। और हमने ये देखा कि इलेक्शन से पहले वो राख ज़रूर थी, लेकिन इलेक्शन एक उम्मीद होती है और उसी चिंगारी और उम्मीद से फिर हमें रोशनी नज़र आती है। और इसी वजह से पहले भी कहा जाता था कि इलेक्शंस तमाम मसाइल का हल हैं और इलेक्शंस हो गए, लेकिन अभी हमें उन तमाम मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और देखेंगे कि अगले 5 साल में वो मसाइल वहीं के वहीं रहते हैं या उनका कोई हल भी मिलता है। चूँकि हमें ये बताया जाता है कि इलेक्शंस नागुज़ीर हैं किसी भी मुल्क या माशरे के लिए या हुकूमत या रियासत के लिए, तो पाकिस्तान में भी इलेक्शंस ड्यू थे, वो हो गए। 12 लोग थोड़ा सा डिले हुए लेकिन हो गए। सही। अब हर इलेक्शंस के बाद बहुत सारे उम्मीदवार जमातें जीतती हैं और कुछ हारती भी हैं। सही। तो ऐसा ही पाकिस्तान में भी हुआ और हर दफ़ा ऐसे यहाँ भी होता है। कुछ जमातें गवर्नमेंट बनाने चली जाती हैं और कुछ रह जाती हैं और अपोजिशन में चली जाती हैं। तो ये ज़ाहिर है कि इलेक्टोरल प्रोसेस है और पोस्ट इलेक्शन जो सूरत हाल होती है वो इस दफ़ा भी हुई। और कहा यह जाता था कि काफ़ी ताख़ीर हो गई है, जमातें अपने किसी नतीजे पे नहीं पहुंची, लेकिन मेरा ख्याल है कि ताख़ीर नहीं हुई बल्कि काफ़ी तेज़ी के साथ मुख्तलिफ़ जमातों ने अपना जोड़ तोड़ किया। और पीपल्स पार्टी और PMLN और जो MQM है ख़ास तौर पे और जो छोटी छोटी जमातें हैं वो तमाम जमातों ने काफ़ी वक्त काम कर लिया। और गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि बहुत सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई और कुछ फैसले हुए, कुछ ओहदों की जमा तफरीक हुई। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान में ओहदों की जमा तफरीक के लिए तो सब सर जोड़ के बैठ जाते हैं और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेना चाहते हैं, लेकिन अवाम के मसाइल और पाकिस्तान के मसाइल जो पाकिस्तानी कौम को और अवाम को और पूरे मुल्क को दरपेश हैं, उनके लिए वो सब नहीं जोड़ते। ठीक है, चलें, ये एक मामला है, लेकिन असल में अब ये जो ऐलान एक बात हो गई कि नवाज शरीफ साहब ने कहा है मैं पारे हूँ, मैं पीछे हूँ, मुझे ये इस तरह की लूली लंगड़ी कमज़ोर हुकूमत नहीं चाहिए। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे, मरियम साहबा CM पंजाब होंगी, अनाउंसमेंट होगी, जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब सदर पाकिस्तान होंगे। ये एक जो चीज़ बनेगी, ये जो इत्तेहाद हो रहा है, मौलाना फजल रहमान का पहले हमने टिल्ट देखा और बड़ी ये अच्छा एक ब्रेक थ्रू था इमरान खान साहब की तरफ, कोई थोड़ा सा एक मामला भी हुए, को बातचीत भी हुई, डेलीगेशन भी मिला। फिर कल मुलाकात उधर नून लीग वालों से हुई। तो क्या लगता है कि शिरकत इक़्तिदार में वो ये जो एक फार्मूला तय पा रहा है, जो हुकूमत है वो सस्टेन करने वाली हुकूमत है? क्योंकि अमूमी तसर है, लोग कह रहे हैं ये बड़ी कमज़ोर हुकूमत होगी। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये कर जाएगी। उसकी वजह ये है कि सस्टेन करना पाकिस्तान की और इन जमातों की और हुकूमत की अपनी मजबूरी और ज़रूरत है। अगर ये सस्टेन नहीं करेंगे तो पाकिस्तान की सोसाइटी और पाकिस्तान का जो सारा निज़ाम है वो सस्टेन नहीं कर सकेगा। तो सस्टेनेबिलिटी जो है वो एक चूँकि मजबूरी और ज़रूरत है, इसलिए वो करेगी। और उसकी वजह ये है कि 2 मेन स्टेक होल्डर पार्टीज़ जो हैं, पीपल्स पार्टी और PMLN, उन्होंने जो अपनी मुख्तलिफ ओहदों को बांटा है उसके हवाले से उन्होंने एक दूसरे को अकोमोडेट किया है। जहाँ तक उसको ब्रॉडर लेवल पे अकोमोडेट करने का ताल्लुक है तो वो वहाँ नहीं किया है, वहाँ भी किया जाना चाहिए। तो जब आप इक़्तिदार में आते हैं तो फिर इक़्तिदार में हिस्सेदार बनाते हैं बहुत सारे लोगों को, स्टेक होल्डर्स को, छोटी पार्टियां हों या बड़ी पार्टियां हों, उनको बहरहाल उसमें आप जब तक उनके स्टेक्स का ख्याल नहीं रखेंगे तो वहाँ पर तवाज़ुन नहीं होगा और वहाँ पर ख़राबी पैदा होगी। तो ये मुल्क इस वक्त इलेक्शंस के फ़ौरन बाद किसी भी किस्म की टर्मोइल या ख़राबी या जो डिस्टेबलाइजेशन है उसका मुतामिल नहीं हो सकता। लिहाजा गवर्नमेंट को स्मूथ सेल की ज़रूरत है
اور स्मूथ सेल उसी सूरत में हो सकती है कि जब वो MQM को भी शामिल करें और वो उनको वजारतें दें। अगर वो उनको गवर्नरशिप सिंध की देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं देते तो फिर उन्हें सिंध में और वफाक में वजारतें दें और उनको जिम्मेदारियां दें, और फिर वो जो जिम्मेदारियां हैं उनका एक अकाउंटेबिलिटी हो, एक एहतसाब हो, और उसका एक चेक हो, और जो काउंटडाउन है वो तो अवाम ने शुरू कर दिया है, क्योंकि आपने जितने वादे किए थे मुख्तलिफ पार्टियों ने अपनी अपनी हलकों में और अपने अपने जो वोटर्स हैं उनके लिए, तो अवाम तो अब इंतज़ार में बैठी है कि किस वक्त आप उनके लिए रिलीफ लाएंगे। ज़ाहिर है हुकूमत साजी में थोड़ा वक्त लगता है, ये एक जो फेनोमेना है एक आइन में भी मौजूद है। ज़ाहिर 29 को इजलास तलब कर लिया गया है, पहले स्पीकर कौमी असम्बली का इलेक्शन होगा, स्पीकर का इंतखाब होगा, उसके बाद वो इजलास बुलाएंगे, फिर प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब होगा। ये इंतकाल इख्तिदार में वक्त तो लगता है, ज़ाहिर है मार्च के वस्त तक कहीं जाएगा, या बहुत जल्दी हुआ तो पहले हफ्ते में, नहीं तो मार्च के वस्त तक ये सारे मामलात क्लियर होंगे और उसके बाद सेटल डाउन हो जाएंगे। लेकिन हमने एक चीज़ देखी कि पहले कहा गया, जब कल वाली मौलाना फजल रहमान वाली मुलाकात थी, पहले ये कहा गया कि जनाब ये तो आपने बहुत देर की, आते आते आप गलत साइड पे चले गए। फिर हमने हाफिज़ हुसैन अहमद साहब का बयान सुना, उन्होंने कहा खसूसी तौर पर वीडियो रिकॉर्डिंग करके वो जारी किया गया टीवी चैनल्स को कि जनाब हमने आते आते देर नहीं की, हमने आपको पहचानने में देर कर दी, नून लीग वालों को उन्होंने कहा। इस शदीद रिएक्शन के बाद फिर हमने रात को देखा मरियम औरंगज़ेब साहबा का ट्वीट आ गया कि मीडिया बिल्कुल गलत बात कर रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती है मीडिया के ऊपर ना जो तानो तशनी हर तरफ से होती है कि मीडिया गलत खबरें चला रहा है, कि ज़ाहिर है वो बात एक बंदे ने, उन लीडर ने, नून ने की, मीडिया ने वो चला दी, जो हाफिज़ साहब ने की वो मीडिया ने चला दी, अब जो आपने की वो मीडिया ने चला दी। ये कहना, ये मानने से लोग इनकारी होते हैं, ये कि हमने ये क्या किया या वो क्या किया, या हमारे अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, या हमारी क्या लड़ाई है, या क्या लेन देन में या हिस्सेदारी में कितना फ़र्क पड़ रहा है, वो नहीं मानते। बस वो ये कह दे रही मीडिया गलत खबरें चला रहा है, चले मौज करें, कहते रहें। कहने का मतलब ये है कि मौलाना का अब इसमें क्या लगता है कितना हिस्सा होगा, या इंतकाल शरीक इक़्तिदार इसमें हो जाएंगे सारे? मेरा ख्याल है कि मौलाना शरीक इक़्तिदार ज़रूर होंगे, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल सर्वाइवल भी इसी में है। वो केपी और बलूचिस्तान में चूँकि उनके ज़्यादा स्टेक्स हैं, वहाँ से उनकी सीटें होती हैं, तो वहाँ पर वो अगर इक़्तिदार में होंगे तो कुछ डिलीवर कर सकेंगे। अगर वो इक़्तिदार में होकर, लेकिन इस दफ़ा केपी में तो उनकी कोई सीट नहीं है, उस तरह तो कोई पोजीशन नहीं है, चाहे महदूद, चाहे उनका वो जो लेवल है वो श्रिंक हो गया है सॉरी, तो लेकिन वो बहरहाल वो मज़ीद श्रिंक हो जाएगा अगर वो अपोजिशन में जाएंगे। तो अगर इक़्तिदार में होंगे, कुछ मिनिस्ट्रीज उनके पास होंगी, वो अपने हलकों में कुछ डिलीवर कर सकेंगे, फंड्स का इशू होता है, वो लोगों को मोबिलाइज कर सकेंगे, तो उनका वोट बैंक इंटैक्ट रहेगा। अगर वो नहीं होंगे तो मौलाना को भी अपोजिशन में रहने की आदत नहीं है, और एक ऐसी सूरत में जबकि उनकी पार्टी को इस दफ़ा कुछ अच्छे हौसला अफजा नताइज नहीं मिले, ऐसे में वो अगर अपोजिशन में चले जाते हैं तो वो अगली दफ़ा के इलेक्शन में ज़्यादा श्रिंक हो सकेंगे, तो इसलिए वो नहीं रिस्क लेंगे, और वो ज़रूर इक़्तिदार के लिए अपना बलूचिस्तान में भी और वफाक में भी आएंगे। और मैं ये समझता हूँ ये अच्छी बात है PMLN को, पीपल्स पार्टी को और जो दीगर पार्टियाँ हैं उनको भी खुले दिलों मौलाना को वेलकम करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस्तेहकाम चाहते हैं तो मौलाना का आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है। मौलाना की स्ट्रीट पार बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इमरान खान स्ट्रीट पार जो चाहे मांगे दांगे की स्ट्रीट पार ही क्यों ना हो, वो माजी में इस्तेमाल कर चुके हैं। ताहिरुल कादरी साहब की जो स्ट्रीट पार थी उससे फ़ायदा उठा चुके हैं, और अब वो फिर उन्होंने, क्योंकि इस्लामी टच वो लेते हैं ना हमेशा हर दफ़ा, तो इस्लामी टच उन्होंने उस वक्त भी लिया था और वो उनसे फ़ायदा उठाया था, लोग उनके लिए आ जाते थे, तो फ़ायदा इमरान खान। अच्छा, पीपल्स पार्टी जो है ये तो बात ये गवर्नर मांगती है, यस, उस पर प्रेसिडेंट ले रही है, तो क्या पीपल्स पार्टी वजारतें भी लेगी? क्योंकि एक पहला इंप्रेशन तो ये दिया गया कि वजारतें ये नहीं लेना चाह रहे, और फिर ये भी था कि ये रिलेक्टेंट थे, फिर ये भी बात थी कि पीपल्स पार्टी और PTI में कहीं ना कहीं बैक चैनल राब्ते चल रहे हैं। तो अब तो जाहिर है सुना है, आप इसकी तायीद या तरदीद कर सकते हैं कि कहीं से कोई किसी बड़े ने बुला के समझाया है कि जनाब इंसान के बच्चे बन जाएं, और इनको इकट्ठा बिठाया है। अब पीपल्स पार्टी वजारतें भी लेगी? बिल्कुल, ये दोनों बड़ी पार्टियां जो आपस में बैठने को तैयार नहीं हो रही थी, इनको बिठाया गया, और जब बिठाया गया तो फिर वो जो सेफ पोजीशंस थी उनके ऊपर सबसे पहले फैसला हुआ कि जो आईनी जो पोजीशंस हैं या पोस्ट हैं वो ले ली जाएं। पीपल्स पार्टी यकीनी तौर पे वजारतें लेगी। अभी वो कहती है कि वो नहीं लेंगे वफाक में भी और पंजाब में भी, लेकिन वो दोनों पर जगह पे लेंगे, और उनको अकोमोडेट किया जाना चाहिए, उनको जिम्मेदारियों में शामिल किया जाना चाहिए,
اور جب آپ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ اکاؤنٹیبل بھی ہوتے ہیں، پھر آپ کو حساب دینا ہی پڑتا ہے۔ اگر آپ نے حساب نہیں دینا تو آپ نے الیکشنز میں جانے سے پہلے اپنے ملک کی عوام کو وہ وعدے کیوں دیے اور ان کو وہ خوبصورت روزی پکچرز کیوں دیں جن کی وجہ سے انہوں نے آپ کو ووٹ دیا؟ جب انہوں نے ووٹ دے دیا ہے تو اب آپ سے حساب بھی مانگیں گے، اور وہ چاہیں گے کہ آپ جب آئیں اور آپ مختلف پوزیشنز پہ موجود ہوں تو آپ ان کے لیے کچھ کر سکیں، ان کو ڈلیور کریں۔ اگر آپ ان کو ڈلیور کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو آپ کی سیاست کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ون سائیڈڈ کافی گفتگو ہوگی۔ جناب عمران خان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ جو آزاد جیت کے آئے سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے، پہلے سنا MDM میں جا رہے ہیں، لیکن یہاں ہمارے اس ملک کا المیہ ہے کہ لوگ مسلک دیکھ کے جنازے سے ہٹ جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک بات وہ علامہ راجہ ناصر صاحب نے تو ان کو کہا ست بسم اللہ جی آیا نو، جیسے پاکستان مل کے بنایا سارے مکاتب فکر نے، تو بہرحال لوگ نہیں گئے، جو بھی ہوا، اور پھر ایک سنی اتحاد کونسل میں چلے گئے، وہ سب لوگ مطلب کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے جو بھی ہوا۔ ان کا فیوچر کیا ہے؟ اب ان کی سیٹیں آپ کے حساب میں کتنی بنتی نظر آتی ہیں؟ تو کیا یہ بھی کہہ رہے ہیں ہم حکومت بنانے کی پوزیشن میں، ہم سے نوالہ چھینا جا رہا ہے؟ اچھا، چھینا نہیں جا رہا، یہ ہوتا ہے سارا طاقت کا کھیل۔ طاقت آپ نے دکھانی ہے، اپنے نمبر پورے کرنے ہیں، آپ نے گورنمنٹ بنا لینی ہے۔ دوسری بات ہوتی ہے آپ کا نیریٹو، آپ کی سیاست۔ آپ نے یہ کہا ہے کہ میں چوروں ڈاکوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ اس وقت آپ اگر نہیں بیٹھنا چاہتے تھے تو آپ جو انڈیپینڈنٹ نمبرز ہیں وہ اتنے لے لیتے اور خود بنا لیتے، اور آپ کو کسی نے روکا نہیں تھا، نہ پہلے سیٹیں لینے سے روکا تھا، نہ انہیں اب گورنمنٹ بنانے سے کسی نے روکا ہے، نہ کوئی روک سکتا ہے۔ ہر پارٹی کی اپنی دوڑ ہے اور اپنی سیاست ہے، اگر وہ کر لیتی تو گورنمنٹ بنا لیتی۔ اب چونکہ وہ نہیں کر سکے تو اگر وہ کر لیتے نون کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر اتحاد کر لیتے تو ان کا وہ سلوگن اتحاد اور سیاست ختم ہو جاتی کہ میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، کیونکہ وہ ان کو چور کہتے ہیں، حالانکہ وہ چور ہیں نہیں، ظاہر ہے کہ سیاست ہے، سیاست میں سبھی ایک جیسے ہیں، سب کو بات چیت تو کرنی پڑتی ہے نا۔ دیکھیں نا، یہ بھی تو کہتے رہے ہیں نا کہ میں زرداری کو گھسیٹوں گا اور یہ وہ اور وہ، تو آج پھر یہ بھی سارے اکٹھے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے، ہم آخری سوال کی طرف جاتے ہیں، ہمارا وقت کلیئر ہو گیا ہے، کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ کسی میثاق پاکستان کی طرف چلے جائیں، کسی میثاق معیشت کی طرف چلے جائیں، کوئی ایک سارے ملک کے عمران خان صاحب کو بھی، ان کی پارٹی کو بھی شامل کریں، انٹیکٹ کریں، ان کو بھی میں تو کہتا ہوں حصہ دیں، اور سارے مل کے لڑائی جھگڑے کی بجائے 90s اور اس سے پہلے اور اس کے بعد والے معاملات سے نکلتے ہوئے اس ملک کے لیے کر لیں، کیونکہ جتنی تباہی کر چکے ہیں اس ملک کی ہماری اشرافیہ، تو لوگوں کو تو جینا بڑا مشکل ہو گیا ہے، نہ غریب آدمی کا بھی، امیر آدمی کا بھی، مالدار کا بھی، کاروباری کا بھی، بھوکے ننگے کا بھی، لوگوں کو ایک عجیب سی کیفیت سے دو صاحب بات یہ ہے کہ پاکستان کو کسی میثاق کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کے پاس آئین موجود ہے اور وہ آئین اتنا کمپیکٹ، اتنا کمپریہنسو ہے کہ ہم اگر آئین کو فالو کر لیں تو اس کے اندر تمام میثاق موجود ہیں، اس میں معیشت کو بھی تحفظ حاصل ہے، اس میں عوام کو بھی تحفظ حاصل ہے، اس میں ریاست کو اور قانون کو بھی تحفظ حاصل ہے، اس میں ہر شعبہ زندگی اور سیاست کو بھی تحفظ حاصل ہے، تو اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہم اگر آئین کو نہیں فالو کریں گے تو ہم مختلف میثاق بنانے کی کوشش کریں گے جو بہرحال وہ محدود ہوگا، تو آئین سب سے زیادہ کمپریہنسو میثاق اور کوئی ہو نہیں سکتا کسی بھی۔ یہ آئین کو تو چلنے نہیں دے رہے نا، جو ہماری حوث اقتدار ہے کہ میں نے آپ کو کام نہیں کرنے دینا، آپ نے مجھے کرنے نہیں دینا، میں نے اپنے حصے کا کام تو خود کرنا نہیں ہے ٹھیک طریقے سے، وہ میری نالائکیوں کی داستان جو ہے وہ رقم ہے، لیکن میں نے آپ کو بھی کام نہیں کرنا ہے۔ لہٰذا یہ پالیسی انتہائی خطرناک ہے۔ کھوسہ صاحب جب اپنے لاہور کے حلقے سے الیکشن جیتے تو انہوں نے آتے ہی یہ بیان دیا کہ مائنس عمران خان نہ ہم یہ ملک چلے گا اور نہ یہ ریاست چلے گی اور نہ ہم چلنے دیں گے۔ یہ انتہائی خوفناک بات ہے، اور یہ عمران خان کی سوچ اور ان کی پالیسی کی عکاسی کرتی ہے کہ وہ ریاست کو نہیں چلنے دیں گے۔ تو پاکستان اور اس ملک کو اور ریاست کو کوئی روک نہیں سکتا، اگر کوئی اس کو روکنے کی کوشش کرے گا تو قانون اس کو راستہ نہیں دے گا، قانون کی حرکت ہوگی اور وہ گرفت میں آئے گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک دانش مندی ہے کہ آپ ملک کو یا ریاست کو سٹینڈ سٹل کر دیں۔ آپ سیاست کرتے ہیں، سیاست راستہ نکالنے کا نام ہے، بند گلی میں جانے کا نام نہیں ہے۔ نہ آپ خود بند گلی میں جائیں، نہ ریاست کو لے کے جائیں، لیکن عمران خان کو بھی تو بند گلی میں دھکیل دیا گیا ہے۔ دیکھیں کل ان کو اگر یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کل وہ ان کے لاڈلے تھے تو ان کے لیے سب کچھ ٹھیک تھا، اب انہوں نے آنکھیں دکھائی ہیں تو اب وہ بالکل ہی غلط ہو گئے ہیں، تو اب ہر کسی کو اپنے ڈومین میں رہنا چاہیے۔ نہیں رضا صاحب، بات یہ ہے اگر کوئی شخص ریاست کو بند گلی میں دھکیلے گا یا
اس کو نظر آتش کرے گا تو ریاست تو کسی بھی شخص کو برداشت نہیں کرے گی، چاہے وہ آپ ہوں، میں ہوں، یا کوئی سیاستدان ہو یا سیاسی جماعت ہو۔ تو اس لیے عمران خان کو بندگلی میں کسی نے نہیں دھکیلا، عمران خان نے اپنی نااہلی اور عاقبت نااندیشی کی وجہ سے اپنے آپ کو بند گلی میں دھکیلا ہے۔ یہ راستہ نکالنا سیاستدان کا کام ہوتا ہے، اس کو کوئی راستہ دیتا نہیں ہے۔ بہت شکریہ جناب نوید امان صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ سبسکرائب کریں، لائک کریں، فالو کریں، اور اپنے کومنٹس کے ذریعے ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں۔ علی رضا الوی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔